आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों, वैज्ञानिक डार्विन का पूरा नाम चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन था और यह प्रकृतिवादी वैज्ञानिक थे। क्या थे? प्रकृतिवादी वैज्ञानिक। इन्होंने लेमार्क के बाद विकास के संबंध में, यानी कि जीवों के विकास के संबंध में प्राकृतिक वर्ण के ऊपर एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे हम डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद के नाम से जानते हैं। और इस डार्विनवाद को हम डार्विनिज्म के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने लगभग इस पर 20 वर्षों से अध्ययन किया। कितने वर्षों से? 20 वर्षों तक अध्ययन किया। और अध्ययन के पश्चात सन 1859 में विकास के संबंध में इस प्रकार के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। कब प्रतिपादित किया था? सन 1859 में। तो दोस्तों, इन्होंने अपने वाद को प्रस्तुत करते हुए कहा कि जो जीव वातावरण के अनुसार अपने आप को डाल लेते हैं वह जीवित रह जाते हैं, और जो जीव अपने आप को वातावरण के अनुसार नहीं डालते उनकी प्रजाति या जातियां विलुप्त हो जाती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस प्रक्रिया के द्वारा किसी जनसंख्या में जैविक गुण कम या अधिक हो जाते हैं, यानी कि कोई ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या होगा कि जनसंख्या में कमी हो जाएगी या अधिकता हो जाएगी जीवों की जनसंख्या में। या इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि जो जीवों के गुण होते हैं वह या तो कम हो जाएंगे या उन गुणों में अधिकता हो जाएगी। यानी कि एक तो जीवों के गुण में परिवर्तन हो जाएगा या इसके अतिरिक्त जनसंख्या में परिवर्तन हो जाएगा, जीवों की जनसंख्या में परिवर्तन हो जाएगा वातावरण के अनुसार। दोस्तों, जो वातावरण के अनुसार अपने आप को डाल लेते हैं वह जीवित हो जाते हैं, और जो नहीं डालते हैं अपने आप को वह विलुप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार के वाद को प्रस्तुत किया था वैज्ञानिक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने, जिसे हम डार्विनवाद या अंग्रेजी भाषा में इसे नेचुरल सिलेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए दोस्तों, हम इसे कथन की सहायता से विस्तार से जानें। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, यानी कि जो जीव होते हैं उन जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है, यानी कि नए जीवों के निर्माण की प्रचुर क्षमता, मनचाही क्षमता। तो आइए दोस्तों, हम इसे उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे कि प्रत्येक जीवधारी में प्रजनन द्वारा जो संतान उत्पत्ति की क्षमता होती है वह पाई जाती है, अपार क्षमता पाई जाती है। लेकिन दोस्तों, निम्न श्रेणी के जंतुओं में प्रजनन क्षमता सबसे अधिक होती है। जैसे कि दोस्तों, उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि एक समुद्री सीप, यानी कि हम मान लेते हैं कि एक समुद्री सीप है, ठीक है, समुद्री सीप। और यह समुद्री सीप लगभग एक वर्ष में 6 करोड़ से भी ज्यादा अंडे देती है। यानी कि जो समुद्री सीप होते हैं वह समुद्र में पाए जाते हैं, और यह समुद्री सीप प्रतिवर्ष 6 करोड़ से भी ज्यादा अंडे देते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें एक और उदाहरण की, तो मादा एस्केरिज जो होते हैं वह अपने पूरे जीवन काल में 2 करोड़ 70 लाख से भी ज्यादा अंडे देती हैं। तो दोस्तों, हमने देखा पहला कथन कि जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है, और इसमें क्या होता है कि जो समुद्री सीप होते हैं वह एक वर्ष में इतने करोड़ अंडे तो देते हैं, लेकिन फिर भी जो निम्न जीव होते हैं उनकी संख्या अधिक नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों इनमें से आधे अंडे तो मृत हो जाते हैं, आधे अंडे तो मर जाते हैं, ठीक है, जो कि वातावरण के अनुसार नहीं ढल पाते हैं, और आधे अंडे जीवित रह जाते हैं, और आधे अंडे को संघर्ष करना पड़ता है जीवित रहने के लिए। यानी कि हम लिख सकते हैं कि जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ता है जीवित रहने के लिए। तो दोस्तों, इसी कारण से जो समुद्री सीप होते हैं उनके 6 करोड़ अंडे जीवित नहीं रह पाते हैं, आधे मर जाते हैं और आधे जीवन के लिए संघर्ष करते हैं। उसमें से भी थोड़े बहुत रह जाते हैं और थोड़े बहुत जीवित रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों, अगर हम दूसरा कथन देखें तो वह हम बात करते हैं कि जीवन संघर्ष के लिए। किसके लिए? जीवन संघर्ष के लिए। दोस्तों, इसमें सभी प्रकार के प्राणी आते हैं, सभी प्रकार के जीव आते हैं, इसमें पेड़ पौधे भी आ गए, ठीक है, जीवन संघर्ष के लिए। तो जंतुओं को पैदा होते ही हम कह सकते हैं कि जल, इसके अतिरिक्त प्रकाश, और किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की, यानी कि पोषण की आवश्यकता होती है, ठीक है, पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो किन किसकी आवश्यकता होती है? जल, प्रकाश तथा भोजन आदि सामग्री की आवश्यकता होती है। और इसके अतिरिक्त बात करें हम तो इन्हें एक आवास के लिए सुरक्षित स्थान की आवश्यकता भी होती है। रहने के लिए एक सुरक्षित
स्थान की आवश्यकता होती है। और दोस्तों अगर यह सब इन्हें मिल जाता है तो यह जीवन के लिए संघर्ष कर सकते हैं और यह जीवित रह पाते हैं। और यह सब अगर इनको नहीं मिल पाता है तो यह मर जाते हैं, इनकी जातियां विलुप्त हो जाती हैं। जैसे कि दोस्तों सजातीय संघर्ष, हम पहला उदाहरण मान लेते हैं कि इसके अंतर्गत अगर पहला लिखे तो वह है सजातीय संघर्ष। सजातीय संघर्ष के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें एक ही प्रकार के जीव जाति होते हैं, एक ही प्रकार की जाति होती हैं और इनके बीच में इनका संघर्ष होता है। तथा इसके अतिरिक्त दोस्तों अगर हम एक और स्टेप देखें, यानी कि एक और उदाहरण देखें इसके अंतर्गत, तो वह अंतर जातीय संघर्ष। इसमें क्या होता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार की जातियां होती है और इन जातियों के बीच में संघर्ष होता है। अब देखते हैं कि वातावरण या वातावरणीय संघर्ष। ठीक है, वातावरणीय संघर्ष के अंतर्गत क्या होता है, जैसे कि उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि भूकंप, तूफान, आंधी, सूखा, बाढ़, यह सब इस वातावरणीय संघर्ष के अंतर्गत आता है। और जो जीव इस वातावरणीय संघर्ष से लड़ लेता है, यानी कि अपने आप से इस वातावरणीय संघर्ष से विजय प्राप्त कर लेता है, तो उनकी जातियां विलुप्त तो नहीं होती हैं। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त दोस्तों अगर हम एक और कथन देखें तो वह है योग्यतम की उत्तरजीविता। यानी कि दोस्तों जीवन संघर्ष में वे ही जीव सफल होते हैं जो अपने आप को वातावरण में निरंतर होते रहने वाले परिवर्तन के अनुसार बदल लेते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं कि यह योग्य हो जाते हैं वातावरण के अनुसार, योग्य वातावरण के अनुसार। ठीक है, वातावरण के अनुसार या वातावरण के अनुसार अनुकूलित हो जाते हैं। ठीक है, तो यह जीवित रह पाते हैं। अब बात करते हैं विभिन्नता की। ठीक है, विभिन्नता यानी कि भिन्नता। तो सभी जीवों में कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य होती है, एक ही माता पिता की संतानों में एक समानता नहीं होती है। इसी प्रकार प्रकृति में अन्य जातियों के जीव विभिन्नताएं मिलती हैं। जिस प्रकार से दोस्तों कि कोई होते हैं कि दो भाई जुड़वा होते हैं, लेकिन दोस्तों उसमें भी विभिन्नता पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के जीवों में भी भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि दोस्तों उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि पक्षी। ठीक है, जो अगर थल में पक्षी रहेगा तो वह अलग आकार का होगा और जो जलीय पक्षी है वह अलग आकार का होगा। उसी प्रकार से दोस्तों इनमें विभिन्नता तो होती है, वह विभिन्नता पाई जाती है। तो हम लिख सकते हैं कि दूसरा कथन विभिन्नता पाई जाती है जीवों में। अब देखते हैं दोस्तों कि एक और कथन अगर हम उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं कि वातावरण से अनुकूल। इसमें क्या होता है कि जो प्राणी अपने आप को प्रकृति के अनुकूल बना लेता है, जीवन संघर्ष में केवल वे ही जीवित रह पाते हैं, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाते वह समाप्त हो जाते हैं। यानी कि यह इसके अंतर्गत हम लिख सकते हैं कि वातावरण के अनुसार यह अपने आप को डाल लेते हैं। दोस्तों यह हम थोड़ी देर पहले इस कथन में भी पढ़ चुके हैं, तो हम फिर भी लिख लेते हैं दोस्तों कि वातावरण के अनुकूल, वातावरण के अनुकूल। दोस्तों इस कथन में हमने समझा था कि जो जीव वातावरण के अनुकूल हो जाते हैं वह जीवित रह पाते, लेकिन वातावरण के अनुकूल इस पंक्ति के अंतर्गत क्या होता है कि जो जीव वातावरण के अनुकूल होते हैं वह जीवित रह जाते हैं और जो वातावरण के अनुकूल नहीं होते हैं उनकी जातियां विलुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और नई जातियों की उत्पत्ति में क्या होता है कि जीवधारियों में उत्पन्न विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वंशानुगत होती रहती है। और इस प्रकार से दोस्तों जो वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन है उन्होंने इस प्रकार से प्राकृतिक वर्णवाद का उल्लेख किया था और यह लगभग 20 वर्षों से उन्होंने इस बात पर चर्चा की थी और सन 1859 में यह साबित किया था कि जिस प्रक्रिया के द्वारा किसी जनसंख्या या जैविक गुण कम या अधिक हो जाते हैं, तो इस प्रकार का जो वाद इन्होंने प्रस्तुत किया था इसे हम डार्विनवाद या नेचुरल सिलेक्शन के नाम से जानते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।